अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अच्छा, अभी आसिम भाई आपके अलावा ये डॉक्टर अनीला आपका भी रिटर्न अभी पास हुआ है? वसीम बशीर? मुझे आप लोगों में से वाइवा कैंडिडेट्स जो हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज करें। आसिम भाई आपको बताएं, आपके अलावा और कौन कौन है जिनका रिटर्न पास हुआ है, वाइवा देना है जिन्होंने? अच्छा, आपने लिखा है सिर्फ वाइवा है, मतलब लीक आपका टोक्स पास हो चुका है डॉक्टर अनीला? अच्छा, आप बोलें, अगर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पीक आउट, क्योंकि वाइवा इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। ये आईफोन कौन है? आईफोन का क्या नाम है? भाई इस मुंह से बोले ना डॉक्टर शाहिद, स्पीक आउट, ताकि मैं आपसे ज्यादा बेहतर तौर पे इंटरेक्शन कर सकूं। अच्छा, देखिए मैं सबसे पहले ना टेबल वाइवे के बारे में बात करूंगा, और वहां से फिर हम आगे मैं समराइज आपको करने की कोशिश करूंगा। टेबल वाइवा जो होता है, जाहिर बात है, एफसीपीएस हो या एमसीपीएस हो या एमएस हो, वो सबका कॉमन होता है। और बेसिकली उसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वो टू द पॉइंट कोई किसी चीज़ के बारे में वो आपसे डिस्क्रिप्टिव चीज़ पूछ रहे होते हैं, किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन पूछ रहे होते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो सब पहले हम बात करेंगे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपने ये ज़हन में रखें कि देखें, वहाँ पर वो जो आपको डाटा दें, उसको सब लोगों से मेरा ये मशवरा है कि आपके पास एक पेन और एक प्लेन पेपर होना चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास है, आपके बात है प्लेन पेपर है, तो आप प्लेन पेपर और पेन रख लेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर अवेलेबल उनके पास है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने पास एहतियातन रख लें, ताकि वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह ये होती है कि जब अगर आपके पास पेपर हो और आप उसमें से डाटा को शॉर्ट हैंड के अंदर नोट करना शुरू शुरू करें, तो आपका उसके दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये कि वहाँ पे एनजाइटी में आपको सुनने में एरर हो सकता है, आप चीज़ें मिस कर सकते हैं। और दूसरा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब आप वो शॉर्ट हैंड में, अब अच्छा ये नहीं है कि इसका मतलब कि आप उसमें पूरी चीज़ें लिखना शुरू कर दें। आपने सिर्फ बहुत ही मिनिमल, यानी कि आपके पास 1-2 सेकंड में आप उसमें नोट कर लें। जैसे मेल है तो मेल का साइन बना लें, 85 है तो 85 लिख के और आगे मेल का साइन बना दें, डायबिटीज है तो डीएम लिख लें, हाइपरटेंशन है तो एचटीएन लिख लें। इस तरीके से आपको 2-3, और सर्जरी है तो सर्जरी को भी शॉर्ट हैंड में लिख लें, शॉर्ट उसका एब्रिविएशन। तो उसका फायदा ये होता है कि वो जो चंद सेकंड्स आप लिखते हैं, तो वो चंद सेकंड्स में आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और आपको ये समझ आ जाती है कि अब अगले चंद लम्हों में मैंने क्या बोलना है। यूजुअली एक टेबल वाइवे में एक क्वेश्चन के लिए रफली आप समझ लीजिए कि 5 मिनट होते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस 5 मिनट में आपने उस डाटा से मुतालिक सारा कुछ बोलना है। तो प्रैक्टिस जब आप ये करें तो आप ये कोशिश ये करें कि मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज में आप लोगों को ग्रुप में भी भेजता रहूँगा, और वैसे भी आपको आइडिया भी होगा। यूजुअली 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक, उसके अंदर एक पेशेंट की आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई ऑल्टर्ड एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल, या उससे एज रिलेटेड, उससे सेक्स रिलेटेड स्पेसिफिक बातें होती हैं। दूसरी, उसके अंदर चीज़ें होती हैं जो उस पेशेंट से रिलेटेड कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जो वो कोमॉर्बिडिटीज़ जो उन्होंने डाटा में नहीं दी हुई, वो, और वो कोमॉर्बिडिटी या वो डिज़ीज़ जो उस पेशेंट का उन्होंने आपको बताया हुआ है।
उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। तीसरी चीज होती है सर्जरी, ठीक है। तो पहले मैं सर्जरी रिलेटेड बात बता देता हूँ, फिर मैं वापस पेशेंट रिलेटेड आ जाऊंगा। तो जो सर्जरी रिलेटेड है ना, तो उसमें आपके दिमाग में जब वो आपको बताएं, तो आपके दिमाग में कंप्यूटर के अंदर 4-5 चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो सर्जरी एमरजेंट सर्जरी है, यानी कि वो सर्जरी के जो बिल्कुल विद इन मिनट्स होनी चाहिए। लाइक जिसकी एग्जांपल है फीटल डिस्ट्रेस, जिसकी एग्जांपल है कोई फायर आर्म जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इसकी एग्जांपल है एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, इसकी एग्जांपल, इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज हैं। आप अपने दिमाग में सोचें कि जो आपको मिनट्स में करनी है। कोई इनकैर्सरेटेड हर्निया है, इसमें वो गैंग्रीन हो रहा है और आप अगर उसको घंटे भी डिले करेंगे तो भी उसमें प्रॉब्लम पड़ती जाएगी। तो इस तरह की जो सर्जरीज होती हैं एमरजेंट होती हैं। उससे अगली कैटेगरी होती है अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी में आपकी अपेंडिक्स आ गई, अर्जेंट सर्जरी में आपकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, अर्जेंट सर्जरी में आपकी, और इस तरह की बहुत सारी कैटेगरी। तो आपने यूजुअली एमरजेंट और अर्जेंट जो होता है वो आपस में एक साथ यूज होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको एक डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी कि वो एमरजेंट है या अर्जेंट। लेकिन बुक्स में वो इमरजेंसी सर्जरी के तौर पे लिखा होता है। इमरजेंसी लेपेरोटोमी भी लिखा होता है, इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी भी लिखा होता है, इमरजेंसी हर्निया सर्जरी भी होता है। इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती हैं जो इमरजेंसी की कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें बारीक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उस तीसरी जो कैटेगरी होती है सर्जरी की वो होती है प्लान्ड, और चौथी कैटेगरी होती है इलेक्टिव। तो प्लान्ड और इलेक्टिव आमतौर पे एक साथ यूज हो रही होती है, जिसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है कोलिस्टेक्टमी। कोलिस्टेक्टमी जो है ना वो एक्चुअली इलेक्टिव नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कोलिस्टेक्टमी आपको करनी ही करनी है। अगर कोलिस्टेक्टमी नहीं करेंगे तो अटैक्स बढ़ते जाएंगे। वो कोलिस्टेक्टमी को अगर आपने कोलिलिथाइसिस है या कोलिसिस्टाइटिस है, तो आप यू कैन नॉट डिले इट फॉर एवर। आपको उसको करना पड़ेगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, हफ्तों में या महीनों, ठीक है। अच्छा, उसके उसके बाद जो है चौथी कैटेगरी आती है इलेक्टिव की। तो इलेक्टिव वो सर्जरीज होती हैं कि जो एक्चुअली जो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक जो स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है, जो या जॉइंट रिप्लेसमेंट है, वो प्योरली इलेक्टिव सर्जरीज, ठीक है। तो इलेक्टिव और प्लान्ड सर्जरीज आपस में एक साथ आप उसको इलेक्टिव ही कह सकते हैं, और जो इमरजेंट होती है और अर्जेंट होती है वो एक्चुअली एक जैसे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें डिफरेंस होता है। तो जब आपको कोई भी वो टेबल वाले में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जब डाटा देंगे, तो आपने वो डिफाइन करना है अपने दिमाग में विद इन सेकेंड्स कि ये क्या है, इलेक्टिव है, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, इमरजेंट है, क्योंकि आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो उसके हिसाब से होगी। अगला आपने देखना है कि वो सर्जरी हाई रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है या लो रिस्क है। वो आपको सर्जिकल स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। हर सर्जरी का जो कॉमन सर्जरीज हैं, आपको प्लीज अपनी प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले ये करें, ये किसी किताब का सफ़ा नंबर नहीं है। ये आपकी जनरल एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्जरी कौन से रिस्क में आती है, और वो अपनी मर्जी से नहीं आनी। वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या यूरोपियन सोसाइटी के हिसाब से जो उन्होंने कार्डिक सर्जरी, कार्डिक पेशेंट फॉर नॉन कार्डिक सर्जरी के अंदर उन्होंने उसको डिफाइन किया है। तो आप प्रैक्टिस के तौर पे, जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जैसे थायराइड सर्जरी है, तो दिशान आपकी आवाज गायब हो गई है। आई एम सॉरी, कहाँ तक मेरी आवाज आई है? इलेक्टिव सर्जरी वे कार्डिक सर्जरी और उसकी बता रहे थे जो बुक्स में दी हुई है, जो यूरोप में उसमें यहाँ तक आई थी, उसके बाद गायब हो गई थी बस। अच्छा, शायद मेरा हाथ लग गया था तो इस वजह से मैं कहाँ से बोलूँ दोबारा से। ये मैंने बताया था कि इलेक्टिव और इमरजेंट और अर्जेंट और ये आपने करना है। उसके बाद रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन वाली आवाज आई थी। रेस्टिफिकेशन के बाद फिर आवाज गायब हो गई थी। रेस्टिफिकेशन में जो आप हाई रिस्क, मॉडरेट, इंटरमीडिएट। हाँ जी, तो देखिए हाई रिस्क सर्जरी जो होती है ना, वो एओर्टिक सर्जरीज होती हैं, वैस्कुलर बाईपास होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता है। ये हैं आपकी इमरजेंसी सर्जरीज हैं, एल्डरली, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट। ये जो सर्जरीज है ना, ये हाई रिस्क सर्जरीज है। इंटरमीडिएट सर्जरी है जैसे लेप्रोटमी है, थोरेकोटमी है, ये आपकी इंटरमीडिएट रिस्क है। और जो लो रिस्क सर्जरीज है, ब्रेस्ट सर्जरी है, थायराइड सर्जरी है, सुपरफिशियल जो सर्जरीज हैं, वो जैसे मिसाल के तौर पे इंसिएंट ड्रेनेज है, दैट इज लो रिस्क सर्जरी। तो आपको अपने हिसाब से आपको नहीं बता देना कि ये आपको लग रहा है कि हाई रिस्क सर्जरी, अब
पाकिस्तान के अंदर थायराइड सर्जरी को हाई रिस्क कहा जाता है, लेकिन वो नहीं है हाई रिस्क। तो आपको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ का कि ये वो क्या रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है। उसके बाद है वो उसी के साथ ही, लेकिन आपने ब्लीडिंग रिस्क को भी देखना है कि किस सर्जरी के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है और किस सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क कम है। फिर आपने सर्जरी से रिलेटेड ये 4-5 बातें आपके दिमाग के अंदर घूम रही होनी चाहिए कि भाई वो सर्जरी कोई स्पेसिफिक पोजीशन में तो नहीं होती, प्रोन में होती है, या जैसे अगर कोई स्पाइन सर्जरी का नाम लेता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रोन पोजीशन में होनी है। अगर कोई यूरोलॉजिकल एंडोस्कोपिक यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिथोटमी पोजीशन में होनी है। अगर कोई पेरिनियल सर्जरी होनी है तो हो सकता है कि लिथोटमी में हो सकता है कि वो जैक नाइफ पोजीशन में हो, प्रोन पोजीशन में हो। तो आपको हर सर्जरी के हिसाब से आपको उसकी अर्जेंसी, उसका रिस्क, उसकी ब्लीडिंग रिस्क, उसकी पोजीशन, ठीक है, उसका ड्यूरेशन, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्रिटिकल स्टेप, जैसे मिसाल के तौर पे एक लेप्रोटमी आप करवाने लगे फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर उसके अंदर माइल्ड एसाइटिस हुई हुई है, या वो जब भी ओपन करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, तो उसके अंदर जो टेम्पोनाइड इफेक्ट की वजह से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन था, तो आप उसको ओपन करेंगे तो सडनली उसका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। तो यू हैव टू एंटिसिपेट एंड यू हैव टू रिप्लेस सम फ्लूइड, प्रेफरेबली अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप उसको कोलाइट दे दें, ताकि वो उस टाइम पे वो जो उसके अंदर जो चेंज आया हीमोडायनामिक, वो आपको उसको पहले से काउंटर करे। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जब इंसफलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है, तो आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को एडिक्वेटली मेंटेन करना है। तो हर सर्जरी के दरमियान में आपको 1 या 2 बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। न्यूरो सर्जरी का नाम आया है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, आईसीपी के इश्यूज होते हैं और एयर एम्बोलिज्म हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, इन एडिशन टू एनी पोजिशनल और अदर इश्यूज। तो हर सर्जरी के अंदर जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या क्रिटिकल उसकी सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो आपके दिमाग में रिवाइज आप जब उन्होंने आपको एक सर्जरी का नाम ले लिया है तो आपका दिमाग उस वक्त, और ये प्रैक्टिस आपको अभी करनी पड़ेगी और आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हर सर्जरी के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसकी सर्जरी की पोजीशन हो गई, स्पेशल क्रिटिकल स्टेप्स हो गए, और उसके बाद उस स्पेसिफिक सर्जरी के अंदर क्या कोई पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर प्री ऑपरेटिव कोई स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए, या इंट्रा ऑपरेटिवली फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसकी स्पाइन सर्जरी होनी है या एनेरिज्म की सर्जरी होनी है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर या मैस्टेक्टमी होनी है या उसकी कोई पैरोटेक्टमी होनी है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर इंट्रा ऑपरेटिवली न्यूरो मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। तो आपको उस हिसाब से इस चीज़ की प्लानिंग करनी हो, ठीक है। सर्जरी रिलेटेड ही आपकी जो बात है उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट का आपके दिमाग में होना चाहिए, डिस्कशन विद द सर्जन होना चाहिए कि भाई आपने जुमला ये याद कर लें कि आप सर्जन के साथ डिस्कस करके उससे पूछेंगे कि भाई आपका क्या प्लान है, क्या कोई क्रिटिकल स्टेप्स हैं, क्या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये आप अपनी सर्जरी रिलेटेड लिस्ट के अंदर, आपको ये एक लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। 5-6 चीज़ें हैं जो आपको ये सर्जरी रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर सर्जरी में। किसी में ज़्यादा होंगी बातें, किसी में कम होंगी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो उसके अंदर ज़्यादा बातें आएँगी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर ज़हन में रख लें कि 3 स्टेप्स होते हैं। एक उसकी ट्रोकार की इंसर्शन होती है, दूसरी उसकी गैस की इन्सफलेशन के वक़्त का निमोपेरिटोनियम की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, और तीसरे जो गैस की एब्ज़ॉर्प्शन की वजह से होते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। और सिंपल वर्ड्स में वैसे भी पोजीशन रिलेटेड मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, वही जुमला आप फिक्ट कर लें हर में कि पोजीशन रिलेटेड कुछ एनाटॉमिकल चीजें होंगी, यानी कि कुछ आपकी नर्व इंजरीज होंगी या जॉइंट की प्रॉब्लम्स होंगी या कोई कंप्रेशन हो रहा होगा या किसी भी यानी कि एनाटॉमिकल वो प्रॉब्लम्स होंगी, और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो होंगी फिजियोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है यूजुअली या वो ब्लड की वजह से होंगी या वो एयर की वजह से होंगी। यानी कि मिसाल इसका जुमले को याद कर लें आप, ब्लड की वजह से कोई भी हीमोडायनामिक प्रॉब्लम है तो आप ब्लड रिलेटेड बात कर लें उसको, और कोई भी प्रॉब्लम जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ना, उसको आप एयर याद कर लें। तो वो सोच लें, ये आप इस जुमले को याद कर लें, हर जगह पे आप फिट कर दें, यही बातें होंगी। या उसके अंदर हीमोडायनामिक्स इंप्रूव कर रहे होंगे या हीमोडायनामिक्स फॉल कर रहे होंगे क्या, या उसके अंदर एफआरसी कम हो रही होगी या एफआरसी इंप्रूव कर रही होगी, या उसके अंदर वीक्यू मिसमैच हो रहा होगा या वीक्यू मिसमैच बेहतर हो रहा होगा, या उसके अंदर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा होगा या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा होगा या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होगा। तो ब्लड, एयर एंड एनाटमी, ये इन 3 जुमलों के अंदर आपकी सारी पोजीशन रिलेटेड बातें आ गई। तो आपको, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो पहले से अगर आपने हर पोजीशन, हर चीज़ों को पहले से प्लान नहीं किया
कि ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा, इसका जब वहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि जब सवाल पूछा जाएगा तो देखी जाएगी, तो ये देखी जाएगी या आपके दिमाग में ये हो कि भाई मैंने तो किताबें पढ़नी है, तो याद रखें मैं बहुत अपने जितने इतने सालों का जो मैंने जो फेस किया और खुद में सबसे ज़्यादा मैं आई वाज़ टेरिबल इन वाइवा, तो जो मैंने खुद भुगता है और जो खुद सीखा है और खुद वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइवा इज़ 70% प्रैक्टिस एंड 30% नॉलेज। यकीन कीजिए कि नॉलेज रह जाएगी खूद खूद सवा और बिल्कुल यूज़लेस है, डस्टबिन में चली जाती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने बोला नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक़्त जो है ना वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं, बोलते नहीं हैं, सवालों के जवाब नहीं देते कि पता नहीं मुझे कोई डंडा मार देगा या मेरी बेइज़्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ पे कोई भी बंदा किसी की बेइज़्ज़ती करने के लिए नहीं बैठा हुआ। वो आपको आपके ही फ़ायदे के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आप अपने आप को छुपाएँगे, तो वो आपको अपना ही आप नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर एम्बैरेस हो जाना बेहतर है एग्ज़ाम में एम्बैरेस होने से। ठीक है? तो ये बात है। तो कमिंग बैक टू द बिज़नेस तो वो सर्जरी रिलेटेड ये तकरीबन बातें हो गई। फिर आपकी बात आ जाएगी ऐज रिलेटेड या उसकी जो कोमॉर्बिडिटी है या उससे जो उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड। तो स्पेसिफिक जो एज ग्रुप्स हैं जनरल यंग पेशेंट के अंदर भी कंसर्न्स होंगे लेकिन यंग पेशेंट के अंदर रिलेटिवली कम कंसर्न्स होंगे। एल्डरली पेशेंट में, ओबीज पेशेंट में, प्रेग्नेंट पेशेंट में, पीडियाट्रिक पेशेंट में, न्यूनेट में आपको ये पेपर आपका आउट है, ये पेपर में आपसे हर सूरत एक ओबीज़ पेशेंट ज़रूर पूछा जाएगा, एक एल्डरली पेशेंट ज़रूर पूछा जाएगा, एक प्रेग्नेंट पेशेंट ज़रूर पूछा जाएगा, एक पीडियाट्रिक या यूनिनेट ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है? तो आप ये पेपर आउट है और इसी के अंदर इसी लिस्ट में मैं एक डायबिटिक पेशेंट और एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी मैं शामिल कर दूँगा, स्पेशली वो लोग के जो एमसीपीएस में अपीयर होंगे। उनके लिए ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी है, ये कि वो उन लोगों से तो ये सवाल पेपर आउट है आप समझ लो, कि उनका वाइवा खत्म नहीं होगा इन इन सवालों को पूछे बगैर। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को पहले से प्रिपेयर कर लें, इस तरह से कि अगर किसी सिनेरियो के अंदर एल्डरली पेशेंट का लिखा हुआ है, उन्होंने वो आपको कहेगा नहीं कि एल्डरली पेशेंट के कंसर्न ज़रा बता दें। जब उन्होंने आपको एक सिनेरियो दे दिया कि भई एक 80 साल का या एक 70 साल का एक बंदा है जिसकी कोई भी सर्जरी होनी है, चाहे वो टीओआरपी हो, चाहे वो कोई इमरजेंसी सर्जरी हो, तो आपने ये जुमला वैसे बाकी सारों के लिए भी है लेकिन आप ये जुमला याद कर लें कि एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन on the anesthesia management मतलब सॉरी altered anatomical physiological and pharmacological changes affecting the anesthesia management ठीक है तो वो जुमला आपको तो कि उसकी एग्जाम्पल आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर एल्डरली पेशेंट है तो उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर उसके रिस्पॉन्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर रिस्पॉन्सेज उसके ब्लंटेड हैं तो वो हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया और एसिडोसिस और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्लंट है तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि जिस तरह के दूसरा पेशेंट करेगा तो उसके अंदर हाइपोक्सिया होने के ज़्यादा चांसेस होंगे उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होने के ज़्यादा चांसेस होंगे वो हाइपोटेंशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस तरीके से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के जरिए रिस्पॉन्ड करता है ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी तो जो आपकी एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स होंगी उनको आपने ऐसे देना है कि ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड ना आए उसके अंदर उसी को करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि भाई मैं इसमें इंट्राआर्टीरियल लाइन ले लूंगा ताकि ये जो कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेज हैं मैं उसको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकूँ ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने के चांसेस होंगे पोजीशनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनके जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो सकती हैं आईवी लाइन डिफिकल्ट हो सकती है फिर उसके बाद जो फार्माकोनाइटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एल्डरली पेशेंट ओबीस पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर फिट करें और किस तरीके से कि 3 हेडिंग्स में इन सारी चीज़ों को तमाम चेंजेस को फिट करें व्हाट इज द चेंज व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज व्हाट इज द चेंज व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है इसी तरह प्रेग्नेंट पेशेंट में है
तो एक उसमें क्या है कि इजी डिसैचुरेशन है क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, एफआरसी कम है, एस्पिरेशन का रिस्क है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोपरेसिस। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपको डिफिकल्ट एयरवे और एस्पिरेशन का रिस्क है। अब आप इसको नलीफाई कैसे कर रहे हैं? आप रैम्प पोजिशन बना रहे हैं, आप एसिड प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं, आप रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कर रहे हैं, आप रीऑक्सीजनेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रेशर दे रहे हैं। ये है उस चेंजेस का इफेक्ट और मैनेजमेंट। तो ये इस तरीके से आप, ये मेरी बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो भी डाटा होगा उसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप का पेशेंट होगा, जिसकी अपनी एक प्रेग्नेंट पेशेंट है तो प्रेग्नेंट पेशेंट से रिलेटेड कंसर्न है, एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल है तो वो पोस्ट मीनोपॉजल के चक्कर है। तो इस तरीके से आपने अपने दिमाग को ट्यून करना है। अब आ गई बात के कोमॉर्बिडिटीज। तो जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ों का आप ये ज़हन में रखें कि एक वो डिजीज़ होगी तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये जो डिजीज़ है वो है क्या। तो आपको जितनी भी डिजीजेज हैं उनको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। व्हाट इज एनीमिया, व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट इज थैलेसीमिया, व्हाट इज हीमोफीलिया। नॉट नेसेसरली इन वेरी ब्यूटीफुल ब्रिटिश वर्ड्स। आपको सिंपल सादा जबान में एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि सिकल सेल डिजीज क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एस्थमा क्या है, सीओपीडी क्या है, सिंपल वर्ड्स में। और उसी में ही आप उसकी पैथोलॉजी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, विद मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, विद मिनिमम पॉसिबल कॉम्पैक्ट वर्ड्स, जिसके अंदर आपके वो जो नेसेसरली कोई बुकिश टर्मिनोलॉजीज होना जरूरी नहीं है, वो ऐसे अल्फाज होने चाहिए कि जिससे आप कम वक्त में उससे पैथोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा उसका कंपोनेंट होगा वो अगला हो, आप वो अगर आपसे नहीं भी पूछेंगे तो आपने बताना होगा कि भाई इस डिजीज की ये पैथोलॉजी है, इसकी वजह से इसके ऑर्गन सिस्टम पे ये इफेक्ट्स हो रहे हैं और मेरी एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट पे ये चेंज आएगी। अब वहां पर आपने ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है हमारे एनेस्थीसिया के ऊपर। उन चीज़ों को आपने पहले बोलना है और वो चीज़ें कि जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है उनको आपने बाद में ले जाना है। ठीक है, ये इसमें सारी कहानी है कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि माउथ ओपनिंग और नेक की प्रॉब्लम आर प्रायोरिटी, डिफिकल्टी इन रीजनल एनेस्थीसिया इज प्रायोरिटी। ये नाक और बाकी जो चीज़ें हैं, जो स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी टीएम जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है या जितनी एटलांटो एक्सियल सबलक्स की इन्वॉल्वमेंट है। नी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी टीएम जॉइंट की या नेक की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आपको इस तरह दिमाग में होना चाहिए। एक उसकी डिजीज की पैथोलॉजी होती है, दूसरी उसका जो ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट होता है, और तीसरा होता है उसकी जो मैनेजमेंट है, जो वो दवाइयाँ ले रहा है। क्योंकि रोमाटॉइड आर्थराइटिस जैसे है उसकी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट तो जो हो रही है सो हो रही है, उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो उसकी डिजीज मॉडिफाइंग दवाइयाँ हैं या उसकी जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं, उनकी वजह से बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो हमारी एनेस्थीसिया के मैनेजमेंट को बहुत चेंज करते हैं। जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं, अगर जहाँ पे भी स्टीरॉइड का जिक्र आ गया तो हमें स्टीरॉइड रिप्लेसमेंट का आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जहाँ पे एनसेड्स आ गए वहाँ पर आपको जीआई ब्लीडिंग और रीनल फेलियर का जिक्र आ जाना चाहिए। जहाँ पर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ कि जो बोन मैरो को सप्रेस कर रही हैं तो आपके दिमाग में एनीमिया और जो सेल लाइन की डिस्टर्बेंस है वो आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से दैट्स हाउ यू पिक आउट द कंसर्न्स रिलेटेड टू दैट डिजीज। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए तो खैर ये है कि जो उसकी माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बोथ, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन leading to end organ damage. So your pre-operative assessment is on the basis of history, examination, and relevant investigation is focusing to rule out the end organ damage caused by the microvascular and macrovascular complications because of diabetes and hypertension. उसको आगे आप थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर लेंगे कि भाई नेफ्रोपैथी है तो उसके अंदर रीनल डिसफंक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है और प्रोटीन यूरिया हो रहा है और उसकी वजह से आपकी जो रीनल जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और अगर जो है वो ब्रेन के ऊपर है तो वो न्यूरोपैथी हो रही है, तो या वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है या वो इन द फॉर्म ऑफ सीवीए है। अगर हार्ट के ऊपर हो रहा है तो वो हार्ट के ऊपर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है,
लीडिंग टू इस्कीमिया, इन्फाक्शन, एरिथमियाज एंड हार्ट फेलियर है। और अगर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है तो वो सीवियर की फॉर्म में भी आ गई, या आपकी पेरिफेरल जो है वो इस्कीमिया के तौर पे आ गई। और बाकी जो रही सही कसर होगी वो ड्रग ट्रीटमेंट कॉजिंग द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो आपको बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड आपको हार्ट ब्लॉक्स और इनकी कंसर्न आ जाएगा। अगर वो एसी इनहिबिटर ले रहा है तो आपका वो कार्डियक फेलियर आ सकता है, ड्राई कफ आ सकती है और एक्सेजरेटेड हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर वो डायूरेटिक्स ले रहा है तो उससे जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहा है तो उसकी वजह से इंट्राऑपरेटिव हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो आपने उस इंसुलिन को टाइट्रेट करना है पेरी ऑपरेटिव पीरियड में इस तरीके से कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अगर वो किसी लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ ले रहा है तो आप उसको शॉर्ट एक्टिंग पे कन्वर्ट कर लेंगे और आप उसका फ्रीक्वेंट आप ब्लड शुगर्स को चेक करेंगे और आप उसको फिक्स इंसुलिन इन्फ्यूजन के जरिए देंगे या आप उनको बोलसिस फॉर्म में देंगे। प्रेफरेबली सबकुटेनियस जो फॉर्म है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी एज कम्पेयर टू आईवी फॉर्म। ये मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। तो अगर कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई भी और डिजीज का पेशेंट है तो जो ब्रेकिंग सेंटेंस होंगे उनके अंदर आप ये बातें बता दें। ये अब आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि ये कम वक्त में आप ये चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक की बात में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? नहीं सर। अच्छा, जो एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट के अंदर जो इफेक्ट आता है वो एक एनेस्थीसिया प्लान की फाइल है। आई विश के बहुत सारे लोगों ने आपने देखी हुई है, जिसने नहीं देखी वो प्लीज उस फाइल को देख ले। वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के फोल्डर के अंदर मौजूद है। एनेस्थीसिया प्लान जो मेन लिंक है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर एनेस्थीसिया प्लान फाइल है। तो उसके अंदर बेसिकली मैंने यही बात बताई हुई है कि अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल रिस्क, अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल अर्जेंसी, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कोमॉर्बिडिटीज, आपको ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बेस पे आप क्या, आपका इन्फ्रेंस क्या होता है। वाइवे के अंदर लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि एक डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो अल्लाह के फजल से सारे लोग जवाब देते हैं कि सर आई विल टेक द हिस्ट्री, आई विल डू द एग्जामिनेशन। ये टेबल वाइवे में नहीं ये जुमला बोलना होता, ये हराम है। ये जुमला हराम है टेबल वाइवे में बोलना, क्योंकि आप अपने आप को बिल्कुल डैम फुल वहां पे साबित कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये ना तो इसका टाइम है, ना ही वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो तो आपसे रिजल्ट पूछना चाह रहे हैं। हिस्ट्री लिए तो हिस्ट्री के बाद आगे क्या होगा। तो इसमें होता ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन यू चॉक आउट रिस्क फैक्टर्स। आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उसके अंदर देखें कि भाई इसके अंदर एक्टिव कार्डियक कंडीशंस तो नहीं है जिनको मेजर प्रेडिक्टर कहते हैं, इसके अंदर कोई क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है जिनको इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर कहते हैं, कोई इसके अंदर लो रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है जैसे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है या कोई और चीज है। ठीक है, और इसके अंदर कोई पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, इसके अंदर कोई रीनल रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, इसके अंदर कोई पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग का रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, इसके अंदर कोई एस्पिरेशन के रिस्क तो नहीं है, इस पेशेंट के अंदर क्या पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन या डिलीरियम होने के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, इस पेशेंट के अंदर मुझे आईवी लाइन लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस पेशेंट के अंदर मैंने कंसेंट का कोई इश्यूज तो नहीं है, इस पेशेंट को मैंने पोस्ट ऑपरेटिवली कहाँ भेजा, ये सारी बातें प्री ऑपरेटिव हो रही हैं। इस पेशेंट के अंदर मैंने क्या इस पेशेंट को डे सर्जरी के तौर पे कराना है, या मैंने आईसीयू में भेजना है, या मैंने एचडीयू में भेजना है, या मैंने वार्ड में भेजना है। इस पेशेंट को कोई मैंने स्पेसिफिक प्री मेडिकेशन तो नहीं देनी, एंजुलिसिस मैंने देना है या नहीं देना है, कॉशियसली देना है। उसके बाद जो वो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस ले रहा है क्या इसमें किसी दवाइयों को कम तो नहीं करना, किसी को ज़्यादा तो नहीं करना, मुझे किसी रेफरल की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन या रेफरल आपका मीनिंगफुल होना चाहिए कि भाई मैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन मैंने देखा कि इसके अंदर किसी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है, इसके अंदर मुझे किसी दवाइयों को ऐड या कम करने की ज़रूरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट ले रहा है एस्पिरिन ले रहा है, या एक पेशेंट डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी ले रहा है, या एक पेशेंट जो है वो एंटी थायराइड मेडिकेशंस ले रहा है, या एंटी पार्किंसंस ले रहा है, या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, तो आपको ये हो सकता है कि आपको फिजिशियन से हेल्प की ज़रूरत हो। एक पेशेंट हीमोफीलिया का है तो आपको प्री ऑपरेटिवली प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई इस पेशेंट के मेरा ये टारगेट है कि मैंने इसका
मैंने मेंटेन करने हैं लेवल्स, या मैंने इस पेशेंट के अंदर इंट्राऑपरेटिवली जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो भाई मैंने ये दवाइयों को मैंने डिस्कस करना है साइकियाट्रिस्ट के साथ कि भाई मैंने सर्जरी करवानी है तो क्या इनकी ऑल्टरनेटिव्स हो सकती हैं, या मैं इनको टेम्परेरीली मैं इनको दवाइयों को हॉल्ट कर सकता हूँ। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन या डिस्कशन या रेफरल के लिए है। तो हर सिनेरियो के अंदर आपको आंखें खोल के आपने इस चीज में से देखना है कि क्या कोई मुझे कंसल्टेशन की जरूरत तो नहीं है, क्या कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत तो नहीं है, क्या हेमाटोलॉजिस्ट की जरूरत तो नहीं है, क्या फिजिशियन की जरूरत तो नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आप लिस्ट बना ले और फिट करते जाएं। ये प्रैक्टिस ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ये आपको खुद से 50 बीमारियों का लिस्ट बना लें कि भाई अगर एक पेशेंट मायस्थीनिया ग्रेविस का है तो मैंने इसको जो है ना फिजिशियन को रेफर करवा के मैंने ये चीज को ऑप्टिमाइज करना है। अगर रोमाटोलॉजी का है तो मैंने देखना है कि इसके अंदर मैं कोई कौन कौन सी दवाइयां मैं उसमें कम ज्यादा कर सकता हूँ। इस ये तरीका कार होता है। टीबी है तो पेशेंट अगर एंटी टीबी दवाइयां ले रहे हैं तो इसके लिवर फंक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर सेल लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये है आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का या प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन का, या ये जुमले का जो आप लोगों को बहुत पसंद है कि मैं हिस्ट्री लूंगा, मैं हिस्ट्री लूंगी, मैं एग्जामिनेशन में करूंगी। दिस इज रिडिकुलस आंसर इन टेबल वाइवा। तो टेबल वाइवे में आपने ऑब्जेक्टिव बात करनी है कि भाई उन्होंने आपको सिनेरियो में नहीं बताया, आपने कहना है कि मैं इसके अंदर इन चीजों की हिस्ट्री हो सकती है तो मैं इवेल्युएट करके मैं देखूंगी कि अगर इस चीज की हिस्ट्री है तो मैं ये करूंगी, इस चीज की हिस्ट्री है तो मैं ये करूंगी, इस चीज की हिस्ट्री है तो मैं ये करूंगी। सीओपीडी का पेशेंट है तो मैं देखूंगी कि भाई इसके अंदर रिवर्सिबल कंपोनेंट क्या है। तो ये आप जब पढ़ें, अब जितना टाइम रह गया है, अब आप जब पढ़ना शुरू करें तो खुदा के लिए किताबों के सफ़े ना चाटें। यूजलेस एक्टिविटी है किताबों के सफ़े चाटना। इस टाइम पे लोग लाइब्रेरी में बैठ के किताबें के सफ़ों को रट्टे मार रहे होते हैं। इट्स क्रैप। वो फिर लोग फेल होते हैं और फिर मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप प्लान करें पहले से इस चीज़ तो प्री ऑपरेटिव हमने अभी तक बात की है। इसी तरीके से साथ ही अगर कोई बहुत ओबीस पेशेंट है तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि भाई इसके लिए डिफरेंट साइज की इसको हमें वो चाहिए, टेबल चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, हमें स्पेशल साइज का क्या नाम है उसका हो सकता है बीपी कफ की ज़रूरत है। अगर बीपी कफ का अवेलेबल नहीं है तो हमें उसमें इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आप बताएंगे। अगर आपने किसी से रीजनल का कंसेंट लेना है, एनाल्जेसिया का आपने प्लान बनाना है, आपने फ्लूइड थेरेपी का प्लान बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने प्री ऑपरेटिवली प्लान करनी है कि भाई इस पेशेंट में मुझे स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के अलावा मुझे न्यूरो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। मुझे स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये आपने प्री ऑपरेटिव में जब आपको जब एग्जामिनर वो सवाल ये आपको कोटेशन दे देगा कि एक पेशेंट जो कि एक हाइपरटेंसिव है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है और गोइंग फॉर लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, तो आपके दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में जो ट्रोकार की इंसर्शन, गैस की इंसफ्लेशन और गैस की एब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की वजह से मैं और हाइपरटेंसिव और इस्केमिक हार्ट डिजीज या डायबिटीज का पेशेंट है तो आप बता सकते हैं कि अगर उसका ब्लड प्रेशर आप स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो टू बी ऑन सेफ साइड आई मे कंसिडर। ये नहीं है कि हर सूरत लेना ही लेना है, ये आप उस तरह डिस्कस करके कहें कि आई मे कंसिडर टू हैव आर्टीरियल लाइन टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर। ये आप जुमला बोलेंगे, आपको कोई एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपने नहीं बोला तो भी गलत है, और अगर आपने कहा कि नहीं मैंने तो आर्टीरियल लाइन, कितनी दफा लैब को लिए में कोई आर्टीरियल लाइन डालता है? कोई भी नहीं डालता। लेकिन वहां पर एग्जाम के अंदर आपने ये शो करना है कि भाई ये भी करने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी करने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें सीवीपी की किन पेशेंट्स में आप पहले से सोच लें कि किन पेशेंट्स में आपको सीवीपी डालने की जरूरत पड़ सकती है, किन पेशेंट में आपको कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है, किन पेशेंट्स के अंदर आपको न्यूरो मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है, किन पेशेंट के अंदर आपको आईसीपी की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है, किन पेशेंट में आपको ज्यादा चांसेस हैं हाइपोथर्मिया के, तो आपने टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। तो ये आपका सारा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का प्लान है। फिर आपका अगले स्टेप में आ गया कि भाई आपने इंडक्शन करनी है तो कौन सा एजेंट यूज करना है। ये आपके दिमाग के अंदर ये चीज चलती होनी चाहिए कि भाई अगर ये पेशेंट है जिसके अंदर रिएक्टिव एयरवे डिजीज है तो इट विल बी बेटर नॉट टू यूज थायोपेंटोन, इट इज बेटर टू यूज प्रोपोफोल। तो अगर वो आपसे पूछे तो आप बता देंगे
लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप मेंशन करेंगे ना। और इसी तरीके से हिस्टामिन रिलीजिंग medications you will avoid in patient with asthma. You will try to have optimal depth of anesthesia at the time of intubation and extubation. तो ये आपका इंडक्शन, मेंटेनेंस, एनाल्जेसिया, मॉनिटरिंग, फ्लूइड थेरेपी। अच्छा, फिर एक और बात, ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज। जो मेजॉरिटी केसेस होंगे उनके अंदर कोई ना कोई आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज आपने कोई यूज करनी है। आपने उसको हीमोडाइल्यूशन करनी है, या आपने टॉर्निके लगाना है, या आपने सेल सेवर यूज करना है, या आपने जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं जैसे ट्रांसएमिक एसिड है वो यूज करना है, या आपने पोजिशनल स्ट्रेटजीज करनी है कि आपने अवॉइड करना है वीनस कंजेशन। तो ये फ्रॉम सिंपल टू मैक्सिमम ये चीज़ हो सकती है। आपने उसका हो सकता है प्री ऑपरेटिव आपने हीमोग्लोबिन बिल्डअप किया है ओरल आयरन से या आईवी आयरन से, या उसी का ब्लड लेके स्टोर कर दिया है। ये मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हर पेशेंट के अंदर आपका कोई ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज का कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो और आपने इंडक्शन से लेके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड तक आपने मरीज को लेके जाना है। तो टेबल वाइवा इज ऑल अबाउट दिस थिंग। टेबल वाइवे में वो कोई भी इतनी सारी बातों को अब आपने 4 से 5 मिनट के अंदर कंपाइल करना है। 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट आप रख लें सवाल पूछने का, तो आप खुद सोच लें कि 4 मिनट में आपने ये सारी बातें बतानी है एक केस से रिलेटेड। तो जब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहां पर आप आधी बातें बताएंगे, आधी बातें नहीं बताएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू पिक इट कॉन्फिडेंटली। तो टेबल वाइवे के बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अगली जो चीज होती है वो है टोक्स। टोक्स में आप ये देख लें कि टोक्स के अंदर टोक्स एक्चुअली होता क्या है। टोक्स ऑस्की जो है ना, वो ये इस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो एनेस्थेटिस्ट को क्वेश्चंस के आंसर्स फौरी तौर पे जवाब देने, या पेरी ऑपरेटिव पीरियड में कोई क्रिटिकल इंसिडेंस हो गया है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो उसको कैसे डील करना है, किसी पेशेंट की या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, किसी इन्वेस्टिगेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, इंट्रा ऑपरेटिवली मॉनिटरिंग के अंदर कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करके उस पर रिस्पॉन्ड करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसको कैसे डील करना है, दैट इज टोक्स एक्चुअली। तो उस हिसाब से जो है ना, जितनी जो मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट है उनका आपको सबका वर्किंग प्रिंसिपल, उस वर्क ये जुमला आप याद कर लें, यही सवाल पूछे जाएंगे कि कोई ना कोई उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ सकती है, उनके अंदर जो उसका जो डाटा है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। जैसे अगर एंड टाइडल CO2 है तो एंड टाइडल CO2 की जो डिफरेंट ग्राफ्स हैं उनको कैसे आपने इंटरप्रेट करना है, एंड टाइडल CO2 का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एंड टाइडल CO2 को मेजरमेंट करते हैं तो वो साइड स्ट्रीम होता है या मेन स्ट्रीम होता है, तो साइड स्ट्रीम की क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, मेन स्ट्रीम के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये आपका ये एक होना चाहिए, और इसके लिए आपकी पहले आप स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के बारे में बात करें, और उसके अलावा जो बाकी जो मॉनिटरिंग है हर का आपका आंसर ये होना चाहिए कि वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो यूज कैसे किया जाता है। और उसके लिए भी कोई लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में दैट विल बी एनफ। ठीक है, तो एक बात हो गई। दूसरी चीज है आपका एयरवे से रिलेटेड इक्विपमेंट, और एयरवे से रिलेटेड आपका जो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरवे से रिलेटेड बातें जो है ना वो जरूर पूछी जाएगी। एयरवे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एयरवे से रिलेटेड इक्विपमेंट, एयरवे से रिलेटेड जो है जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं दैट आर मस्ट, तो वो आपको हर सूरत आपके टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, और वो इक्विपमेंट जो प्रैक्टिकली आप एक्चुअली यूज नहीं कर रहे लेकिन वो आपसे रिलेटेड है, जैसे डायथर्मी आप तो नहीं यूज कर रहे लेकिन आपको उससे रिलेटेड है। इसी तरीके से जो बाकी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन से सप्लाई है वो आपने उसको खुद से इंस्टॉल नहीं करना, लेकिन वो सारी रिलेटेड टू आप है,
तो आपको उसका पता होना चाहिए कि कहाँ से कनेक्शन आ रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे आपने सेफ्टी चेकलिस्ट कैसे करना है। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड वो आपसे डिफिब्रिलेटर है, स्कैवेंजिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, सक्शन है, ठीक है? तो ये आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉक्स में भी। इवन ये क्वेश्चंस तो टेबल वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको तरतीब इस तरह बनानी है, क्योंकि इस तरह आप ब्लाइंडली ही करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप फिर अभी भी आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने कौन-सी किताब के सफ़े पूरे पलट के करने हैं, कौन-सी किताब से मैंने प्रिपेयर करना है, तो अनफॉर्च्यूनेटली किताब तो कोई भी नहीं है और किताब बहुत सारी हैं और किताब कोई है भी नहीं। ये चीज़ें तो आपको आपकी जनरल आपके ओवरऑल आपकी, क्योंकि एज़ अ कंसल्टेंट जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो उस वक़्त कोई डोमेन नहीं होती है। यू हैव टू डील विद एवरीवन। आपको सर्जन के साथ भी डील करना है, आपने पेशेंट के साथ भी डील करना है, आपने पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ भी डील करना है। तो यही चीज़ का आपको टेस्ट ले रहे हैं वो। अच्छा, जो काउंसलिंग होती है वो आपको किसी कॉम्प्लिकेशन पे होने के बाद की कॉम्प्लिकेशन होती है, काउंसलिंग होती है, या वो किसी प्रोसीजर के प्रोस एंड कॉन्स बता के आपको उनसे उससे पेशेंट से आपने उस चीज़ की इजाज़त लेनी होती है, उसकी काउंसलिंग होती है। कोई लाइक ये कि कोई ऐसी चीज़ कि जो एंटिसिपेटेड है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है, या ऐसी चीज़ के जो अनएंटिसिपेटेड हो गई है। अनएंटिसिपेटेड के अंदर सेक्स एपनिया हो सकता है, अनएंटिसिपेटेड के अंदर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी हो सकती है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, ब्लड रिएक्शन हो सकता है, इस किस्म की कोई चीज़, ठीक है ना? बेसिक उसके अंदर प्रिंसिपल ये मैंने टॉक्स से रिलेटेड जो है ना वो 5-6 सेशंस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आप लोग एक दफ़ा सब लोग प्लीज़ सुन लें उसको, और उसके बाद फिर उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वी कैन रिपीट इट। लेकिन एट द मोमेंट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अलग-अलग चीज़ों को टारगेट करें, तो आप पहले तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हमने कैसे करना है, ठीक है? तो टॉक्स के अंदर जो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत डिटेल से की हुई हैं डिस्कस ना। अच्छा, उसके बाद एक्स-रे का एक स्टेशन ज़रूर होता है, एक्स-रे या सीटी स्कैन। तो यूजुअली जो है वो इस दफ़ा अभी पिछले एमसीपीएस वालों के टॉक्स में उन्होंने जो है ना वो जो है स्पाइन का उन्होंने एक्स-रे दिया हुआ था, और स्पाइन के एक्स-रे के डिफरेंट पार्ट्स किए हुए थे। ये पहले मेरे ख़्याल से शायद फ्रीक्वेंटली नहीं आया, लेकिन आपको उसके बारे में भी थोड़ा-सा यानी कि स्पाइन की रेडियोलॉजिकल किस तरह फाइंडिंग्स होती हैं, वो आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज़ चेस्ट एक्स-रे ही होता है। तो चेस्ट एक्स-रे के अंदर आपने पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है, या वो पैरेन्काइमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या कोई जो आपके आर्टिफैक्ट्स कह लें, या आप जो एक्स्ट्रा जो लाइन्स डली हुई हैं उनके बारे में होगा। तो वो अब हम अलग-अलग उसको डिटेल से भी कर लेंगे बारी-बारी। लेकिन मैं आपको इस वक़्त ओवरव्यू दे रहा हूँ। एबीजीज़ के बारे में जो स्टेशन होता है, एबीजीज़ के स्टेशन के अंदर ये ज़हन में रखें कि यू डोंट हैव टू ट्रीट द नंबर्स, यू डोंट हैव टू ट्रीट द एबीजीज़, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। तो वो उसके अंदर सिनेरियो बेस्ड होता है, तो उसके अंदर लाइक एनी अदर क्रिटिकल इंसिडेंट्स आपको पता ये होना चाहिए कि आपकी अप्रोच वही एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और कॉल फॉर हेल्प और वो सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। प्राइम फाइंडिंग आप बता सकते हैं कि भई इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये है, और वहाँ पे आप नंबर्स से गेस करने की कोशिश करें, ना कि आप बैठ के उनके फ़ॉर्मूले से आप कैलकुलेशन करनी शुरू कर दें। आप येस और नो में आंसर देखें कि ये कंपनसेशन हुई है या नहीं हुई है। ये प्रोबेबली ये ओवर कंपनसेशन तो नहीं हो सकती। तो वो प्रोबेबली अगर ओवर कंपनसेशन की पिक्चर आ रही है, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ मिक्स्ड डिसऑर्डर, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें एबीजी से रिलेटेड हैं। और उसके बाद जो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं, कई वो एरिथमियाज़ हो गए हैं, या एम्बोलिज़्म हो गया है, या हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपॉक्सिया, हाइपरकार्बिया, तो उसके अंदर ज़हन में रखें, सबसे पहले आपने जो है ना कॉल फॉर हेल्प, स्टॉप। स्टॉप में वो सर्जन भी स्टॉप हो सकता है, वो स्टॉप के अंदर वो दवाई भी स्टॉप हो सकती है, वो स्टॉप द ट्रिगर भी हो सकता है। जैसे अगर लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी हुई है तो आपको एपिड्यूरल, या जो आपने अगर कोई इन्फ्यूजन चलाई है तो वो बंद करेंगे। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पे सर्किट को ब्रेक करके आप उसको स्टॉप करेंगे। अगर ब्लड लगाया है और कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ब्लड को स्टॉप करेंगे। सर्जन को स्टॉप करने में, पोज़ीशन को चेंज करने में, जैसे अगर एम्बोलिज़्म हो गया, एयर एम्बोलिज़्म हो गया है या फैट एम्बोलिज़्म हो गया है, तो आपने उस हिसाब से एंटीसिपेट करना है। लेकिन कॉमन बात यही होगी कि कॉल फॉर हेल्प, स्टॉप, एंड रिससिटेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। आप बाकी ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे, आप कहेंगे कि भई मैं देखूँगा कि साथ बाकी हीमोडायनामिक पैरामीटर्स कैसे हैं,
और उसके साथ साथ आप बताते जाएंगे ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो मैं आइनोट्रोप वेसोप्रेसर स्टार्ट करूंगा, और जो है वो अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो सीपीआर स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू एसीएलएस गाइडलाइन। ये जुमला है आपका फिट, तमाम कॉम्प्लिकेशन के अंदर यही जुमला आएगा। और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर स्पेसिफिक चीज़ आ गया। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है सस्पेक्टेड, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म को आपने स्लो करना है। तो उसके लिए आपने जो है वो फॉरेन डेंट्रोलिन का नाम भी ले देना है, कूलिंग मैन्यूअर्स का नाम दे देना है, लाइन्स डाल दी आपने, सॉरी ट्यूब्स डाल दी आपने, एनजी ट्यूब डाल दी और फोलिस डाल दिया, कोल्ड इरिगेशन की। और आपने क्योंकि सीवियर एसिडोसिस हो रहा है तो आपको बाइकाप देना पड़ेगा, और आपने 100% ऑक्सीजन कर दी, डेंट्रोलिन को प्रिपेयर किया और डेंट्रोलिन दिया, ये दैट्स इट। तो ये मतलब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। तो हर कोई भी आप जो पढ़ें तो उसको आपका दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि आपको टू मच डिटेल्स की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे सिनेरियो में चीज़ पूछी जाएगी आपने उस पर फोकस करना है और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्लान को याद कर लें, ताकि वहाँ पर आपकी जब आप बताना शुरू करें तो आपका सीक्वेंस ख़राब ना हो, ठीक है? ओवरऑल जनरली अगर किसी भी चीज़ की कॉजेज़ बतानी है तो आप उसको क्लासिफाई कर लें, पेशेंट रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड। अगर आप इस तरह डिवाइड करके बताएंगे तो आपके लिए बताना आसान होगा, ठीक है? तो टॉक्स का यूजुअली ये 4-5 किस्म की चीज़ें होती हैं। कोई इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ डाटा, एबीजीज, एक्सरे, इंटरप्रिटेशन में आ गया, कोई क्रिटिकल इंसिडेंस हो गया, काउंसलिंग हो गई, तो ये जनरली होता है, ठीक है? और अच्छा, अब रह गया लॉन्ग केस। तो देखिए लॉन्ग केस में जो लोग एमसीपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो लॉन्ग केस की बात पे जो है वो इधर-उधर भागना शुरू हो जाते हैं कि हमारा तो लॉन्ग केस नहीं होता। तो देखिए एक्चुअली टेबल वाइवे में और लॉन्ग केस के अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि एक टेबल वाइवे के सिनेरियो को वो खोल के डिटेल से उसकी ऐसी-तैसी फेर देते हैं। दैट इज़ लॉन्ग केस। इसलिए उसको लॉन्ग केस कहा जाता है। बेसिक तरतीब वही है, बेसिक तरतीब वही है। आपको कोई ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ के जो लॉन्ग केस में पूछी जाती है वो टेबल वाइवा में नहीं पूछी पूछी जा सकती। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वही सारी चीज़ें वो टेबल वाइवा में आपको उसका एक कोई पोर्शन पूछा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, क्या उसकी पैथोफिज़ियोलॉजी के बारे में आपसे टेबल वाइवा में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको या आपको नहीं अगर आती, तो क्या आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं डायबिटीज़ को या हाइपरटेंशन? तो मेजॉरिटी केसेस में तो लॉन्ग केस के अंदर यही चीज़ होती है, या हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होती है मेनली, या वो बाकी सी होते हैं, सीआरएफ होता है या सीसीएफ होता है या सीएलडी होता है। तो मुझे बताएँ कि कौन सी इसमें ऐसी चीज़ है कि जो आपको टेबल वाइवा में नहीं पता होनी चाहिए? तो प्लीज़ एक लम्हे सिवाय इसके कि वहाँ पे आपको रियल टाइम पेशेंट को एग्ज़ामिन नहीं करना होता या पेशेंट से हिस्ट्री नहीं लेनी होती। इसके अलावा देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन। तो खुदा के लिए अपने आप को बिल्कुल उससे हटा ना लें लॉन्ग केस से कि भई जहाँ पे भी लॉन्ग केस की डिस्कशन हो वहाँ से एमसीपीएस वाले भागना शुरू हो जाएँ या उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करें। आप लोगों के अपने हॉस्पिटल्स में सब सारे जो हैं वो अब वो आपकी प्रैक्टिस कराएँगे, सारे लोग कर रहे होते हैं अपने-अपने तौर पे। लेकिन सिर्फ़ होता ये है कि आप लोग को ये ज़हन में रखें कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की वजह से कोई फेल या पास नहीं होता। बहुत बेसिक चीज़ की वजह से पास या फेल होता है, और कोई एग्ज़ामिनर आपका दुश्मन नहीं होता। जब एग्ज़ामिनर को अगर आप तरतीब से चीज़ें बता देंगे, तरतीब से बताने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आप भूलेंगे नहीं। तरतीब से आप चीज़ें बताएँगे तो वो कभी और नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं है कि वो एग्ज़ामिनर जो बैठा हुआ है वो आपका कोई दुश्मन है और वो चाहता है कि आप पास ना हो, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं होती। तो लॉन्ग केस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ज़हन में रखें कि 10 मिनट के अंदर हिस्ट्री और 10 मिनट के अंदर एग्ज़ामिनेशन। और अब कोई मुझे बता रहा है कि 25 मिनट हो गया, कोई बता रहा है 30 मिनट है। एनीवेज़ हम लोगों के वक़्त तो 30 मिनट होता था, लेकिन स्टिल ज़हन में रखें कि 10 मिनट में हिस्ट्री आप सिर्फ़ उस वक़्त पूछ पाएँगे कि जब आपको पहले से पता होगा कि मैंने हिस्ट्री में क्या पूछना है। तो उसके अंदर भी एक उसकी डेमोग्राफिक्स होती है, जो पहले मैंने बात कर ली कि उस पेशेंट से रिलेटेड, कि उसकी एज, सेक्स, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, उसकी पर्सनल हैबिट्स, उससे रिलेटेड कुछ भी। अगर वो फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, उसकी जो है वो कोई मतलब लाइक उससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आपने ये पहले से रट्टा मार के लिस्ट बना, वो एनेस्थीसिया प्लान फाइल में मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए कि आपने इन चीज़ों को रूल आउट करना है।
जितने आपको बॉडी के विजरा नजर आ रहे हैं, बेशक ये कि वो सिस्टम के जो अंडर कंसिडरेशन है, आप उस सिस्टम को या उस से रिलेटेड चीज को पहले पूछेंगे या ज्यादा डिटेल से पूछेंगे। लेकिन आपको लोग गलती क्या करते हैं लॉन्ग केस में गलती ये करते हैं कि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। वो एग्जामिनर सॉरी जो पेशेंट होता है उसको उसके साथ वो एनजीओ की तरह के हिसाब में चले जाते हैं कि वो उससे उसकी पूरी डिटेल पूछ रहे हैं। अम्मा जी आपको, बाबा जी आपको, भाई आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि आजकल के कोविड के सिनेरियो में तो बहुत सारे मॉक पेशेंट्स होते हैं, हो सकते हैं मॉक पेशेंट, तो वो तो आपको गलत भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब उस गलत इंफॉर्मेशन से आपने किस तरीके से अपने करना है, वो करने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो कि लिवर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं। वही नौजिया, वही वॉमिटिंग, वही हेमाटोमेसिस, वही जो है वो कार्डिक फेलियर से रिलेटेड की वजह से अगर लिवर फेलियर हो रहा है, वही सारे 5-6 सिम्टम्स हैं कि जो लिवर से रिलेटेड है। हार्ट से रिलेटेड वही डिस्निया है, वही ऑर्थोपनिया है, वही पीएनडी है, वही चेस्ट पेन है। तो व्हाई नॉट यू प्रिपेयर देम, ठीक है। आपको 15-20 और आपको मिसाल के तौर पे किसी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर थायराइड का भी पेशेंट है तो क्या थायराइड के पेशेंट में आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मुतालिक हिस्ट्री नहीं लेनी? क्या थायराइड के पेशेंट के अंदर आपने लिवर से रिलेटेड हिस्ट्री नहीं लेनी? इसलिए हिस्ट्री के और यही पैटर्न एग्जामिनेशन की आप एक डिफॉल्ट पैटर्न कर लें कि आपने हाथ में क्या क्या चीजें देखनी या मिल सकती हैं आपको। हाँ, कोई भी पेशेंट हो उसमें एनीमिया ही होगा, उसमें वही क्लबिंग होगी, वही साइनोसिस होगा, वही उसके अंदर पामर एरिथीमा हो सकता है, वही कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वही प्रेयर साइन हो सकता है, वही जो है वो आपकी कोई क्या उसको कहते हैं बैड हाइजीनिक चीज हो सकती है। फोर आर्म पे आ जाए तो कोई जो है वो उसकी कोई स्क्रैच मार्क्स हो रहे, वाइटल्स तो है ही है ना, पल्स और वो तो सारी चीजें हैं ही हैं। मैं बता वैसे मतलब आपको जनरली बता रहा हूँ कि अदर देन दैट आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि केस चाहे वहां पे कोई भी है, आपको उसमें से वहां पर पॉसिबल फाइंडिंग्स क्या मिल सकती है। तो वो पॉसिबल फाइंडिंग्स तो वही होंगी ना, तो वो आप पहले से ही दिमाग के अंदर फिट कर दें कि मैंने क्या वहां पर उस चीज को फोकस करना है, ठीक है। तो अदरवाइज आप एग्जामिनेशन नहीं मुकम्मल कर पाएंगे 10 मिनट में। अगर आप उसको उस पेशेंट के हिसाब से उसकी हिस्ट्री के हिसाब से आप एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको एक डिफॉल्ट प्लान, एक डिफॉल्ट चीज, अगर एक पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बहुत डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2-4 जो वहीं पर अगर आप हाथ को, अगर आपने अभी जनरल फिजिकल किया उसी वक्त आप 2 रिफ्लेक्सेस करके आप फारिग कर दें, ठीक है। जब आप एयरवे का एग्जामिन कर रहे हैं, जब आपने एयरवे को एग्जामिन कर लिया तो उसी वक्त जो एयरवे से रिलेटेड के आसपास का मुंह, माउथ और आईज और उनकी जो नर्व्स हैं वो आप वहीं पे चेक कर लें। आपने नेक को जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके बाद आप वहीं पर ही आप उसके लिम्फ नोड्स देख लें। तो बेसिकली आपको एक कोऑर्डिनेट करके आप एक अपना प्लान बना लें, ठीक है। वो वीडियोस हैं किसी एक साहब ने आगा खान के पता नहीं कहाँ के किसी ने वीडियोस की हुई थी, वो मैं शेयर कर दूंगा। हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ अवेलेबल हैं, जो एनेस्थीसिया प्लान की फाइल है तो वो आप लोग देख लें। एग्जामिनेशन टेबल वाइवे में भाई नहीं पूछा जाता, लेकिन जो टोक्स है वो दोनों का कॉमन है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टोक्स फॉर आईएमएम, एफसीपीएस और एमसीपीएस। तो आप लोगों को अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें, बिल्कुल सेम होता है टोक्स, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो इस दफा तो एमसीपीएस वालों से भी उन्होंने स्पाइन का एक्सरे पूछा हुआ है और सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन पूछा हुआ है। तो इसलिए आप अपने आप को एक लम्हे के लिए गाफिल कर लें कि आप एफसीपीएस कर रहे हैं, एमसीपीएस कर रहे हैं, आईएमएम का टोक्स दे रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन तो आपसे सीवीएस, रिस्पायरेशन और एयरवे, ये 3 एग्जामिनेशन तो भाई टोक्स में भी आ सकते हैं। तो मुझे बताएं कि लॉन्ग केस पे रह क्या गया है। फिर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री आपसे वो जो टोक्स का जो स्टेशन है उसके अंदर आपको क्विकली ये सारी चीजें परफॉर्म करके फिर भी देनी पड़ेंगी। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जो एमसीपीएस वाले हैं वो भी प्लीज एक लम्हे के लिए अपने चीज को अलग ना करें। एनेस्थीसिया प्लान की फाइल मैं भेजूंगा, मैं बहुत हजारों दफा भेज चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने नहीं देखी क्योंकि आप लोगों मेरे भेजे हुए लिंक को कभी सही तरीके से 99% लोगों ने देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। और ये जो इतनी मेहनत से मैंने ये सारा किया आप लोगों के लिए किया, मेरा अपना ज़ाती तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आप लोगों को, क्योंकि अभी तक जो एमसीक्यूज़ की दुनिया से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको पहले तो कोई भी, मैं किसी से भी कोई सवाल पूछता था या बात करता था, नहीं सर वो तो अभी तो हम
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एमसीक्यूज है ना सर, वो एमसीक्यूज भी यही एनेस्थीसिया के ही सब्जेक्ट के थे भाई। तो एमसीक्यू किसी और, ये तो नहीं था कि आप लोग गायनी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, वो भी तो एनेस्थीसिया से ही रिलेटेड मैनेजमेंट थी ना। तो लेकिन ये अब आप लोग वाइवा देंगे तो पता चलेगी ये बात मेरी, कि ये अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें जो आपको एमसीक्यूज के लेवल पे क्लियर नहीं थी, मैं आपको गारंटी देता हूँ भी आप लोग बोलेंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज ये मतलब आप सब लोग आगे आने वाले लोगों के को ये मशवरा और दे सकते हैं ये इस वक्त गुजरने के बाद। लेकिन होता ये है कि जैसे ही लोग पास होते हैं वो फिरारी पे बैठते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे बैठते हैं और गायब हो जाते हैं। आई डोंट फाइंड एनीवन इस वक्त, मैंने सारे अलग से जो ग्रुप बनाया हुआ है सारे लोगों को भेजा है, कोई एक बंदा है जिसके पास टाइम है कि वो दोबारा से उन लोगों की हेल्प के लिए आए कि जो लोग अब इम्तहान दे रहे हैं। और ये चीज हमेशा यही होती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अभी थोड़े दिन के बाद आप लोग जो पास हो जाएंगे तो मैं आप लोगों में से बाद वालों को, मैं तो लगा ही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश में लगा हूँ, मुझे तो कोई जाती फायदा नहीं है, लेकिन मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी बंदा नहीं आता है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एज इफ आई एम सेलिंग समथिंग और एज इफ आई एम सर्चिंग फॉर सम पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल गेन। तो ये मैं आप लोगों को गवाह बना के ये मैसेज भी दे रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जब आपके आसपास कोई बंदा अगर एक सेल्फलेस आपको नजर आए जिसका अपना कोई जाती फायदा ना हो, तो आप भी उस जैसा बनने की कोशिश कीजिए, एक बात। दूसरी बात ये कि कम से कम कुछ नहीं तो आप उस बंदे की हेल्प तो करें ना। लेकिन अल्लाह के फजल से कोई भी नहीं मेरी हेल्प करता, आई एम ऑल अलोन। ठीक है, तो मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं अभी तक किसी एक भी बंदे को मैं अपना हेल्पर या अपनी सपोर्ट करने वाला नहीं हासिल कर सका। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरे भी कंसर्न्स होते हैं, मुझे भी चीज़ें मैं फील करता हूँ। मुझे आप लोग, हाँ, मुझे आप लोगों के फेल होने से बहुत अफसोस होता है और मुझे आप लोगों के पास होने से बहुत फ़ायदा होता है। पिछली दफ़ा क्या सिनेरियो ये हुआ कि जो एमसीपीएस वाले थे उन लोगों, वो लोग मेरे साथ जुड़े रहे और उनमें से मेजॉरिटी लोग पास हो गए। यू कैन आस्क, जो उनमें से मेरे ख्याल से 90% लोग आई थिंक पास हो गए थे और जो लॉन्ग केस वाले थे वो लोग, उनमें से कई लोग फेल हो गए थे। ठीक है ना, तो मुझे अफसोस होता है क्योंकि चक्कर सिर्फ ये है कि एक मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिस पे तवज्जो दें, बोलने पे तवज्जो दें। और बोल के करना कोई मुश्किल नहीं है, बस बोलने के अंदर चंद इंपॉर्टेंट बातें ज़हन में रखें कि आपको वो लफ्ज नहीं मुंह से निकालना कि जिसका आपको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि काउंटर क्वेश्चन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आपके पास, अगर आपको उसका जवाब नहीं दे सके तो आप फंस जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है लॉन्ग केस में। आगे वो आपसे, जब आपने 10 मिनट में हिस्ट्री ले ली, 10 मिनट में आपने एग्जामिनेशन करके, आपने उसके अंदर, आपको दिमाग के अंदर यही बात होनी चाहिए कि आपने चॉक आउट करना है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स क्या है, रीनल रिस्क फैक्टर्स क्या है, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स क्या है, यूएनवी का कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, एस्पिरेशन का रिस्क फैक्टर तो नहीं है। और अगले आने वाले वक्त में वो आपसे यही सवाल पूछेंगे। वो पहला सवाल अगर हाइपरटेंशन का है तो वो पूछेंगे हाइपरटेंशन क्या होती है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की क्या कॉजेज होती है, हाइपरटेंशन की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे तो आपसे अगला सवाल पूछेंगे कि भाई सीबीसी क्यों करवाना चाहते हैं, आरएफटीज क्यों करवाना चाहते हैं, एलएफटीज क्यों करवाना चाहते हैं, एको क्यों करवाना चाहते हैं। तो आप अगर पहले से प्रिपेयर कर लें कि व्हाट्सएवर एको की क्या इंडिकेशन है, ईसीजी की क्या इंडिकेशन, एलएफटीज की क्या इंडिकेशन है, तो वहां पर वही आपको बोलना पड़ेगा। आपको उस टाइम पे अपने सर पे को खपाना नहीं पड़ेगा कि भाई आप सोचने लग जाए कि इस पेशेंट में मैं क्यों करवा रहा हूँ। 99% केसेस में वही रीजन होगी जो आपको पता है। एको जो है, एको के लिए यही है कि भाई एको में आपने एको करवाना क्यों है। लोग ओल्ड एज के अंदर कहते हैं कि हमने एको करवाना है। ओल्ड एज इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एको, माइंड इट। एको तो आपने रिस्क फैक्टर्स होंगे तो आप करवाएंगे। तो आपने उसमें ये बोलना है कि अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर कोई फाइंडिंग्स ऐसी हैं कि भाई इसके अंदर फंक्शनल कैपेसिटी अगर उसकी क्लास लो है, उसके अंदर सीवीए की हिस्ट्री है, उसके अंदर डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आते हैं, अब आपने उसमें एको करवाना है। अब आपने उसके अंदर स्ट्रेस थैलियम करवाना है। अब आपने उसके अंदर अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं सही है तो आप उसमें स्ट्रेस आपको हो सकता है एको करवाना पड़े। तो बेसिकली इसकी थ्योरी आप समझने की कोशिश करें।
कि वो इन्वेस्टिगेशन आपने क्यों करवानी है, हाउ कैन यू जस्टिफाई, एंड व्हाट information you will get from that investigation, and what management plan you will change according to that investigation. That is the important thing. वो आपसे लॉन्ग केस के अंदर यही चीज पूछ रहे होते हैं कि आप ये करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे, ये करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जीए वर्सेस रीजनल, वहां पर आपने एनेस्थीसिया कंडक्ट करके नहीं दिखाना होता, आपने जो भी एनेस्थीसिया बताना है वो आपने साबित करना है। यूजुअली मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि जनरल एनेस्थीसिया में चीज़ों को मैनेज करना और हैंडल करना ज़्यादा रिलेटिवली आसान होता है। इवन अगर एक किसी के केस के अंदर रीजनल एनेस्थीसिया के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो अगर आपने जीए दे के साथ आपने रीजनल बता दिया ना, तो वो आपकी दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। तो यूजुअली जनरली जैसे माइट्रल जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, दोनों के अंदर अगर आप जीए बताएंगे तो आप उसमें, हालांकि रिगर्जिटेंट लियंस के अंदर आप रीजनल एपिड्यूरल लगा सकते हैं, लेकिन साबित करते हैं कि भाई मैं ज्यादा सेफ फील कर रहा हूँ जीए से। वजह फॉर एग्जांपल ये पेशेंट्स एंटीकोएगुलेंट्स पे होते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट्स की मैनेजमेंट अक्सर डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए आई विल प्रेफर जीए ताकि मुझे उस किस्म का कोई रिस्क ना आए। ये मैं आपको एक आपको वहां पर तो आपने उस चीज को साबित करना है कि भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ, मैं ये चीज को कर रहा हूँ, तो एम आई एबल टू डिफेंड और नॉट। आप रीजनल बता रहे हैं तो आप बताएंगे भाई रीजनल के अंदर ये एडवांटेजेस हैं कि रीजनल में लगाऊंगा तो स्ट्रेस रिस्पांस ब्लंट होगा, रीजनल में लगाऊंगा तो डीवीटी के चांसेस कम होंगे, रीजनल में लगाऊंगा तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होने के पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में कर सकता हूँ। लोग क्या करते हैं, अगर किसी से ये पूछेंगे मैं रीजनल क्यों लगा रहा हूँ, तो वो पहला जवाब ये देते हैं कि उसमें इंट्यूबेशन नहीं करनी पड़ती। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ जीए, दैट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ रीजनल। तो यानी कि क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम अपने बजाय दूसरों पे कमेंट करते हैं, वही आदत हम वाइवे में पूरी करते हैं। तो जो वो चीज पूछ रहे हैं पहले उसके बारे में, उसके फायदे बताएं, फिर आप जीए की बुराइयां करें। इस बात समझ रहे हैं? तो ये एक आपको मैं जनरल मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है, वहां पर आप ये लफ्ज अल्फाज यूज करने से परहेज करें, ये बेस्ट होता है, बेस्ट कुछ भी नहीं होता। आप दोनों में बता दें कि इसके अंदर जीए के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। We will have a multidisciplinary team discussion and we will evaluate risk versus benefit. If we see that there are more benefits than risk, we will prefer GA or we will prefer regional. तो ये जुमला है just like सियासतदान जुमला, ना हाँ है ना है। और आप एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात करें, आप एग्जामिनर के मूड बॉडी लैंग्वेज को देखें कि वो किस तरफ जा रहा है। मेजॉरिटी एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको अपने एक्सप्रेशन से बता देते हैं। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही हैं या गलत है। उनमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कई लोग तो रिटायर हो चुके हैं। लाहौर मुल्तान के एक सलमान वारिस साहब हैं, ही इज अ वेरी टफ एग्जामिनर। वो फेस मास्क नहीं, मास्क फेस, पार्किंसोनियन पेशेंट, ठीक है। वो अब उनके एक्सप्रेशन से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वो आपके साथ हैं, आपके हक में हैं या आपके वो हैं। तो उनसे वो आपकी किस्मत है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी एग्जामिनर्स आपने अनइंटेंशनली जब आप सही जवाब दे रहे होंगे तो उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल जब आप वहां जाएं तो आप अपने हाथों को मरोड़ ना रहे हो, आपके हाथों से चीजें ना गिर रही हो। यू शुड बी लुकिंग वेरी एलिगेंट, वेरी ग्रेसफुल। ये ना हो कि कोई दाढ़ी वाला बंदा है तो वो ट्रिमिंग के बगैर चला गया। कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, अपने आप को बहुत अक्सर एक एक्सट्रीम है, एक लोग हैं कि जो खाली तैयार होने पे लगा देंगे और दूसरे लोग हैं कि जो तैयार नहीं होंगे, गंदे बंदे जाएंगे कि हाँ उस शक्ल देख के थोड़ी पास करना है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, वो आपको कंसल्टेंट बना रहे हैं तो यू शुड बी लुकिंग लाइक अ कंसल्टेंट। आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, आपको उसकी नजरों से नजरें मिला के बात करनी चाहिए, ठीक है। मैं अल्लाह के फजल से 2 दफा फेल हुआ, मैं तीसरी दफा में पास हुआ था। दूसरी दफा में मेरे इत्तेफाक से वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पे जो एग्जामिनर बैठे हुए थे वो मेरे मेंटोर हैं पहले, ठीक है। और वो बैठ के पहले तो उठ के जाने लगे कि ये मेरा शागिर्द है, तो लेकिन फिर वो नहीं गए। उन्होंने, क्योंकि मेरे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स थे, मेरा वो वाइवा बुरी तरह फेल हुआ था, मुझे कोई आंसर नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना कि मैं जब मुझे नहीं आता था तो मैं रो नहीं रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो मुझे कह रहे थे कि भाई तुम जो हो ना, तुम्हारे बारे में जो बात मैंने दूसरे लोगों को भी आगे बताई है कि अगर आपको सवाल के जवाब नहीं भी आते तो कम से कम आप अपने आप को स्टेबल रखें
मुझे नहीं आता था। अब उन्होंने मेरे से पूछा पेलिएटिव थेरेपी क्या होती है, जाने भला मेरे फरिश्तों को भी उस वक्त नहीं पता था कि पेलिएटिव केयर क्या होती है, तो मैं मुस्कुराने लगा। ठीक है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, मेरे उस वक्त फरिश्तों को भी इस नाम का नहीं पता था कि पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी कोई चीज होती है। तो मतलब इस तरह की इवेंट्स आपके साथ वाइवे में हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू मेंटेन योर स्टेमिना एंड मेंटेन योर पर्सनालिटी, क्योंकि यू नेवर नो, एक सिनेरियो गलत हो गया, लोग डिप्रेशन में आ गए, टोक्स के स्टेशन पे एक स्टेशन खराब हो गया, वो गम लेके अगले स्टेशन पे जाएंगे। आपने एक स्टेशन पे जो कुछ हो गया उसको छोड़ के आगे जाए। दो दो तीन तीन स्टेशन भी अगर आपके टोक्स में खराब हो गए ना, तो भी आप पास हो सकते हैं, क्योंकि टोक्स में पूरे पूरे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और टोक्स में सिर्फ वो फेल होता है कि जिसको बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो फेल होता है, नहीं तो टोक्स में कोई फेल नहीं होता। फिर एक और कैटेगरी लोगों की आपको मिलेगी कि सर पहली दफा में हम टोक्स पास कर लें तो लॉन्ग केस और टेबल वाइवा फिर अगली दफा में देखें। इस तरह के भी टेरिबल सोच वाले लोग हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम एक इस तरह के एक कैंडिडेट से मेरे से रब्ता किया था, मैंने उनको खूब डांटा और अल्लाह का शुक्र है वो दोनों पास हो गए। ठीक है, तो वो बताने का मकसद ये है कि देखें, वाइवा इज टोटली आप ये समझ लें कि एक आपने ऑर्डर किया था अमेजोन पे, तो अमेजोन पे तो आपने जो ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर करके भेज दिया और वो आपको मिल गया, वो जैसा भी है आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब आपने सामने बैठ के अपनी चीज को बेचना है, तो जो ग्राहक होगा वो आपसे सवाल भी पूछेगा और आपको अपनी उन जो आपके पास सौदा है आपको उसका बताना भी पड़ेगा कि भाई ये चीज में ये फायदे हैं, ये नुकसान है। तो अगर आपने खराब चीज को भी साबित कर दिया अपने कस्टमर को कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है और इससे आपको ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, तो आपकी चीज बिक जाएगी। और अगर आप अच्छी चीज को भी अपनी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सके कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, तो ये इसके फायदे हैं, ये फायदे हैं, तो वो आपसे हो सकता है आपकी अच्छी चीज भी कोई ना खरीदे। तो दैट्स व्हाट वाइवा इज। ठीक है, तो वाइवा में वो एग्जामिनर बहुत दफा एक उनका ये एक इट्स पार्ट ऑफ इट कि वो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो एक तो सेफ एनेस्थेटिस्ट हो और दूसरे वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। उसके वो यही वो जो सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं वो थोड़े अरसे के बाद आपको एज कंसल्टेंट आपको सर्जन के साथ फेस करना पड़ेगा। सर्जन आपको कहेगा कि मैंने ये केस करना है, क्या क्या करना है अभी, तो आपने उस वक्त इंटरप्रेट करके आपने अपनी इज्जत बचा के उसको बताना है कि भाई ये केस के अंदर ये प्रॉब्लम्स है और इस केस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने ये चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपने पढ़े होंगे राली और पुराने एमसीक्यूज के रट्टे, तो वहां पर तो वो चीज़ हवा में हो जाएगी। या आपने पढ़ा हुआ होगा मॉर्गन क्या सफ़ा नंबर 75, तो सफ़ा नंबर 75 पे तो वो सवाल नहीं लिखा हुआ होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो that is the reason Viva is the pearl of knowledge, क्योंकि वाइवा में वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ के वो आपको ओवरऑल देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारी स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो प्लीज अपनी पर्सनालिटी पे तवज्जो दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें मेंटली, डरे नहीं, कोई एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं होगा। आपको बहुत इंशाल्लाह ये 90% जो लोग होते हैं वो इस बात को एग्री करते हैं, 10% लोग होते हैं वो सारों को जाके खराब करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे सारे एग्जामिनर्स जो हैं वो बहुत आला आला उसके हैं, हर जगह पे देखें हमारा तो पूरा मुल्क ऐसा है, उसी सिस्टम की डिपिक्शन होती है ना हर चीज में। लेकिन ओवरऑल एग्जामिनर्स बहुत अच्छे होते हैं। ओवरऑल एग्जामिनर्स आपको पासिंग एटीट्यूड होता है, कोई आपको जानबूझ के फेल नहीं करना चाह रहा होता। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि आपको ये भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपने इंग्लिश में वाइवा देना है, वो आपका आइल्स का एग्जाम नहीं हो रहा। आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सही तरह एक्सप्लेन करें, ना कि आप इस चीज पे फोकस करें कि आप मुश्किल मुश्किल इंग्लिश के लफ्ज बोलें और आप यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये मेरा मुद्दा है सारा। इंशाल्लाह तो अब आने वाले दिनों में अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। जो है ना एक वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें। ऑस्की का बुक्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर सारी ऑस्की से रिलेटेड पुराने कुछ ऑस्की के स्टेशंस भी हैं, उसके अंदर कुछ ऑस्की से रिलेटेड स्लाइड्स भी हैं। ठीक है, एक्सरे भी हैं, एबीजीज की एक प्रैक्टिस बुक है, उसके अंदर एबीजीज की एबीजीज की एबीजीज की प्रैक्टिस का है उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी एक चीज़ है आपका जो वाइवा के सिनेरियोज हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ वाइवा के सिनेरियोज हैं और उसके अंदर जो है आप
उन वाइवा की सिनेरियोज के ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू करें कि जो एनेस्थीसिया कंसर्न्स हैं उसका क्या मतलब होता है। एनेस्थीसिया कंसर्न्स का मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम्स के जो आपने फेस करनी है और जो आपने एंटिसिपेट करनी है। डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है तो उसकी वजह से आप स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर सस्पेक्ट करेंगे। डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ये कंसर्न होगा कि उसके अंदर पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसके अंदर साइलेंट एमआई हो सकता है। इंट्राऑपरेटिव ज़्यादा कार्डिक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है। इसके अंदर रीनल रिस्क होता है तो इसके हो सकता है कि इसके अंदर बेस लाइन नेफ्रोपैथी की वजह से अगर आपने कोई और आपने चीज़ की तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये कंसर्न्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आप इसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह आसानी करेगा, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, सिनेरियोज में भेजता रहूँगा। अब उसमें आप लोग अगर खामोश बैठे रहेंगे और तो आपका अपना फ़ायदा ही अपना नुकसान है, मेरा तो कोई फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा है ना मेरा नुकसान है। ठीक है, हाँ, मुझे आप लोगों की कामयाबी से खुशी मिलेगी। रात को जमील इंशाल्लाह करेंगे वो एयरवे जो हम कर रहे थे ना, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वाइवे की जब डेट आ जाए तो आप लोग बता दीजिएगा तो फिर उसको प्लान कर लेंगे। ठीक है, और जितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप लोग इंटरेक्ट करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। जो बंदा ये फिर मैं बार-बार देखें स्ट्रेस दे रहा हूँ, किसी भी लेवल पे अगर आप लोग ये बात समझ लें कि वाइवा इज़ डिस्कशन। वाइवे के अंदर बोले बगैर आपका पाला नहीं होना। आप लाइब्रेरी में लोग वाइवे की तैयारी का मुझे पता लगता है जी लाइब्रेरी में बैठे हुए मैं वाइवे की मैं अपना सर पीट लेता हूँ। वाइवे की तैयारी लाइब्रेरी में बैठ के नहीं करनी भाई। वाइवे की तैयारी लाइब्रेरी में बैठ के नहीं होगी। वाइवे में हाँ, ये मैं आपको एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ आता है, जिनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, वो मेरी गुफ्तगू मैं अवामी बंदा हूँ, मैं अवामी लेवल पे बातें कर रहा हूँ। ठीक है? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की नहीं बातें कर रहा। मैं ऑर्डिनरी बंदा हूँ तो मैं ऑर्डिनरी बातें कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने ऊपर भरोसा करें, यू कैन डू इट। जिसको कहते हैं ना कि वो ग्लोरी इज़ वेटिंग फॉर यू। आप लोग थोड़ी-सी हिम्मत कर लें, थोड़ा-सा ज़ोर लगा लें तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम लोग वैसे जो रूटीन में कर रहे थे वो हम एयरवे मैनेजमेंट का कर रहे थे। यूट्यूब के ऊपर मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं जो रिसेंट पिछले 3 महीने में हैं, वो सारी मौजूद हैं। तो आप लोगों को वो उसमें से आप सुनें, आप लोगों को बहुत एडवांटेज होगा। उसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? वो और लेकिन जनरली जो है वो आपको मैंने सारी चीज़ों का के बारे में बता दिया है और हम दोबारा से इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी कर लेंगे, अलग-अलग से टॉपिक्स को भी कर लेंगे। लेकिन जो मौजूद हैं, जो उनको मैंने प्रोग्राम करके कर दिया, वो आप सुन लें। आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी? ओके, अस्सलाम वालेकुम।